क्लास चालू करते हैं, ठीक है। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगला नाम च सवेसिं परमं हवै मंगलम। देवानुप्रियो, आप सभी का स्वागत है जैनेतु सुरक्षा संघ JSS टीम की जीवन जीने की कला क्लासेस में। ये क्लासेस लगभग लॉकडाउन से 5 से 6 महीने हो चुके हैं। इन क्लासेस के द्वारा जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है कि कैसी हमारे जीवन जीने की कला होनी चाहिए, कैसा हम हल्का जीवन जिए, कैसे हम ऊंचा जीवन जिए, कैसे हम भगवान की आज्ञा में जीवन जिए, कैसे हम संस्कृति की रक्षा करते हुए जीवन जिए। उन्हीं के द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर आपको ये चीजें बताई जा रही है और कंटिन्यू अल्टरनेटिव डे के बेसिस पे संडे को स्पेशल क्लास रख के आप लोगों के लिए स्पेशल चीजें आपको मिले, वो भावना से क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो JSS टीम पिछले 4 साल और 2 महीने से पूरे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। लगभग 50 महीने हो रहे। शुद्ध भावना एक ही भावना है कि संस्कृति की सुरक्षा हो। प्रश्न आता है कि संस्कृति की सुरक्षा क्यों करनी। छोटा सा दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि क्यों करूं मैं संस्कृति की सुरक्षा। मैं मेरे घर की सुरक्षा करूं, मैं मेरे परिवार की सुरक्षा करूं, मैं मेरे दोस्तों की सुरक्षा करूं, मैं मेरे बच्चों की सुरक्षा करूं, बच्चों की दूसरी चीजों की सुरक्षा करूं, बैंक बैलेंस की सुरक्षा करूं। वाई, क्यों क्यों करूं मैं संस्कृति की सुरक्षा। तो आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। मेरे भारत देश का 150 से 200 साल पहले क्या नाम था? क्या आपने सुना होगा? क्या कह के बुलाते थे? कोई बोल सकता है? चैट में लिखेगा कोई? चैट में लिख के बताएगा? चैट में लिख के बताइए प्लीज, क्या कहते थे मेरे देश को? क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। देखो, पहले नहीं लिखा और एकदम बरोबर लिखा, क्योंकि सबके अंदर की बात है, सबने वही लिखा, सोने की चिड़िया। मेरे देश को, भारत देश को, पाकिस्तान को नहीं कहते सोने की चिड़िया, बांग्लादेश को नहीं कहते, नेपाल को नहीं कहता। पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 देश है, उस 200 देशों में 199 देशों को नहीं कहते हैं। केवल और केवल एक भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रश्न आता है, जब मेरा देश इतना ऊंचा था, मेरा देश उतना आगे था, मेरा देश इतना समृद्ध था, मेरा देश कहां था? आप सोच भी नहीं सकते हो। इतने ऊंचे लेवल पे, इतने हाई लेवल पे मेरा देश था। आज नहीं है क्या? शायद नहीं है। क्यों नहीं है? इन्हीं बातों के रीजन जानेंगे। तो मेरा देश क्या था? सोने की चिड़िया था, चिड़िया। उस सोने की चिड़िया की हालत आज ये कैसे हुई? तो थोड़ा सा अपन पास्ट में चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे। आज से लगभग 185 साल पहले जाते हैं। 185 साल पहले मेरा भारत कैसा था? एक अंग्रेज के द्वारा लिखी हुई बात मैं आपके सामने दिखाऊंगा, आपको पढ़ के बताऊंगा। उसी स्पेशल विषय पे अपनी आज क्लास है, उसी स्पेशल विषय को बताने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट भी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं, मेरे देश का इतिहास बता दूं कि ये मेरा देश कैसा था। तो इतिहास देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको बताता हूं कि मेरा देश कैसा था, ठीक है। देश की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, एक आदमी के बारे में बताऊं, लॉर्ड मेकाले। जिस आदमी का नाम है लॉर्ड मेकाले, उसकी शक्ल आप अच्छी तरह से देख लो। ये रहा लॉर्ड मेकाले, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये लॉर्ड मेकाले भारत में आया। ये 1835 के अंदर, 1800 से 1835 में भारत में घूमा। 1800 में आया, पूरा भारत को देखा, अलग अलग जगह से देखा। फिर इसने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट बनाकर उसने इंग्लैंड में
वो जो इनको जहां से आया था वहां सबमिट करी। उसने क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं, उसी विषय पे आज क्लास है, अच्छी तरह से बात को समझना। रोम रोम को अभी भी आपके कोई दोस्त परिवार वाले क्लास में नहीं आए, उनको फोन करके बोल सकते हैं। सुनिए उसने क्या लिखा, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया, आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर। मतलब आज से 1800 के अंदर, आज से 200 साल पहले लगभग, भारत में एक भी भिखारी नहीं था। हु इज ए थीव सच ए वेल्थ, कोई भी चोर नहीं था। डू नॉट थिंक वी वुड बी एवर कंकर दिस कंट्री अनलेस वी विल break the backbone of this country, which is spiritual or culture heritage. Therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. Or if the Indian think that all the foreigner English is good, greater their own, they will lose their selfishness and their native culture. They will become, we want them a truly dominant nation. मतलब जब अंग्रेज भारत में आए भी नहीं थे, हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में भी मेरे पास अवेलेबल है, मेकाले का षड्यंत्र। मतलब उसने ये लिखा है, मैं आपको हिंदी में बोल के ही बता देता हूँ, पढ़े नहीं। उसने पूरे भारत में घुमा और उसने क्या दिखा कि इस भारत देश में एक भी गरीब नहीं है, एक भारत देश में एक भी चोर नहीं है। ये भारत देश इतना समृद्धिशाली है, अगर इस भारत देश पे अंग्रेजों को कब्जा करना है तो इस भारत देश की बैकबोन जो कमर है, वो कमर को तोड़ दो। वो कमर क्या है? हमारी शिक्षा, हमारी गुरुकुलम पद्धति की शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर। अगर हम इनको ऐसे दिखाएंगे इंग्लिश में बोलना ही अच्छा लगता है, तो ये लोग आपस में है ना, जब इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो इनको नीचा दिख जाएगा। आज ऐसी हमारे खून में वो चीज भर चुकी है। जब चार दोस्त खड़े हो, तीन जने हिंदी में बात कराओ, एक इंग्लिश में बात कराओ, तो अपन को इंग्लिश वाला अच्छा दिखता है। मेरे देश की भाषा, हमारे खून में वो चीज ऐसी आ चुकी है, क्योंकि षड्यंत्र कब से चल रहा है? 200 सालों से चल रहा है। फिर धीरे धीरे क्या किया, क्या कॉन्वेंट स्कूल है, कैसे कैसे वो चीजें आगे बढ़ी, कैसे हम वापस ठीक कर सकते हैं, उसके कारण कितना हमारा नुकसान हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। उस समय मेरे भारत का देश बहुत समृद्ध था, बहुत आगे था। फिर उन्होंने वहां पे प्रपोज किया, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दो, इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में कॉन्वेंट स्कूलें खोलो। तो धीरे धीरे लोग इंग्लिश में पढ़ने लगे, कॉन्वेंट स्कूलें खोली, फिर अपन नीचे दिखने लगे, फिर धीरे 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 हमारी बुद्धि में भी वैसे हो गए। अब आजकल हमारी बुद्धि भी वैसी हो चुकी है। दो मम्मी बात करें आपस में, मेरे बेटे को एक बोले इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, एक बोले हिंदी मीडियम में पढ़ाए। आप ईमानदारी से अपने छाती पे हाथ रख के बोलो, आप सोचोगे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला नीचा है। वरना आज आदर्श स्कूल में पढ़ने वाले, गुरुकुलम में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी झलक आपको आज बताएंगे भी। गुरुकुलम में पढ़ने वाले की क्या, अपने सारे बच्चे फेल, अपनी सारी स्कूलें फेल, उसके सामने इतनी ऊंची शिक्षा जो होती है गुरुकुलम, मेरे भारत देश की शिक्षा थी, वो शिक्षा के बारे में आज बताएंगे। तो हुआ क्या, धीरे 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 वो षड्यंत्र घुसा दिया और हमारे दिमाग में भी वही चीजें 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 जाती गई जाती गई जाती गई। अब क्या हुआ, अब आज भी हमारे दिमाग में वही कचरा घुसा है, मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, मेरे को कॉन्वेंट में पढ़ाना है। आप एक सवाल पूछता हूं, विद्या ददाति विनयम, जैसे जैसे विद्या आती है विनय बढ़ता है। सिंपल सा कंसेप्ट है एजुकेशन का, सिंपल कंसेप्ट है, विद्या ददाति विनयम। जैसे जैसे आपके अंदर शिक्षा आएगी, आपका विनय बढ़ेगा। आप सोचो तो सही, समझो तो सही, आज बढ़ रहा है। जो बच्चा 7-8 साल में माँ बाप को चरण स्पर्श करता है, वो कॉलेज में आने के बाद करता है? वो शादी होने के बाद करता है? हिला दो मुंडी, करता है? नहीं करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे संस्कार ही छूटते जाते हैं, हमारी संस्कृति छूटती जाती है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका बुद्धि, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कौन सा भरा हुआ है, वही कॉन्वेंट वाला, वो इंग्लिश के संस्कार। इसलिए आप सोचो, बच्चे कर लेते हैं, 5-7 साल के बच्चे जय जिनेंद्र कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे 11वीं में, 12वीं में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आगे आते हैं, माँ बाप को चरण स्पर्श करना ही बंद, सब बंद, छोटे छोटे संस्कार बंद, सब बंद। इन चीजों के इसका मुख्य कारण है हमारा बेस, हमारी शिक्षा प्रणाली। उन्होंने हमारे खून में घुसकर ऐसी चीजें घुसा दी है, उसी को बाहर निकालने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसको निकालने में जो सबसे ऊंचा और सबसे गहन प्रयास कर रहे हैं, वो आपके सामने आज आएंगे, जीतू भाई बालड़ आपको बताएंगे। तो उससे पहले मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो वो हमारे अंदर घुस गया। एक छोटी सी और चीज बताना चाहूंगा, जैसे जैसे देखो पढ़े लिखे होते हैं, वैसे वैसे समझ भी बढ़ती है। लेकिन आज आप इमेजिन करके देखो, जितने पढ़े लिखे ज्यादा है, उन्हीं लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं। अनपढ़ गंवार के डाइवोर्स नहीं होते हैं। आज से आपके दादा दादी की शादी हुई, वो कम पढ़े लिखे, तो उनके डाइवोर्स नहीं हुए। आपके मम्मी पापा की शादी हुई, बिना देखे, लड़की देखी भी नहीं शादी हुई, डाइवोर्स नहीं हो रहे। लेकिन आज कितने डाइवोर्स बढ़ गए, एजुकेटेड लोगों के डाइवोर्स, डॉक्टर के डाइवोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट के डाइवोर्स, इंजीनियर के डाइवोर्स। क्यों?
क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर वैसी ही शिक्षा डाली गई है। जब तक मैं इस बुद्धि के अंदर जो शिक्षा कचरा भरा है वो कचरा नहीं निकालूंगा, मेरे बच्चों को भी वैसी शिक्षा नहीं दूंगा, वैसी शिक्षा के जैसा संस्कार नहीं दूंगा, तब तक मेरा भविष्य, मेरा भारत देश सब कुछ खतरे में। उसी शिक्षा प्रणाली के लिए कुछ लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अपने बच्चों को एक दिन भी जीतू भाई ने स्कूल में नहीं भेजा है, अपने परिवार में एक भी एलोपैथी दवाई नहीं ली है। उतना हमारे देश का, इतने हमारे देश के लिए किया है और बहुत ऊंचा है। तो साबरमती गुरुकुलम से हमारे बहुत पुण्यवानी है। हमने एक बार में पूछा, जीतू भाई ने हाँ बोल दिया। तो अपन सब क्लास लोगों की ये पुण्यवानी है कि अपन इनको सुन पाएंगे, इनकी हाँ बात सर। को समझ पाएंगे और सब कर पाएंगे। मैं हाँ सर, हमारी क्लास है 12 बजे मत है, हमारा लेक्चर है, तो मैं हमारी न ज, बात न बात हाँ, सुनो मैं ना। ज्यादा नहीं बताते हुए, क्योंकि जीतू भाई का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीतू भाई बालड़ साबरमती अहमदाबाद के अंदर है, वहाँ गुरुकुलम के सह संचालक है। और जो उन्होंने अपने जीवन के पिछले काफी सालों से गुरुकुलम पद्धति के लिए पूरा न्यौछावर किया है। इनके बच्चे एक दिन भी स्कूल नहीं गए, मैं आपको बता दूं, वो भी बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं, और एक भी एलोपैथी दवाई ये नहीं खाते, एक भी। अपन को इतना सा बुखार आता है दौड़ के मेडिकल पे जाते हैं। मेरे भारत देश में ऐसी शिक्षा नहीं है क्या जो मुझे ठीक कर दे? इन सब बातों को कैसे ये षड्यंत्र हुआ, कैसे ठीक हो सकता है, वो जीतू भाई बालड़ बताएंगे आपको। ठीक है, मैं जीतू भाई बालड़, आप अच्छी तरह से अभी भी हिलना नहीं। देखो लगभग 500 की कैपेसिटी है, मैं 1000 की करने की कोशिश कर रहा था, हो नहीं रही है, मैं कोशिश करूंगा। 500 की कैपेसिटी है, फिर भी कोई जुड़ रहे हैं, छूट जाएंगे, देखता हूं मैं। ठीक है, हाँ ठीक है, जीतू भाई बालड़, जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका। हाँ, प्रणाम सर। मैं जेएसएस टीम को खूब खूब उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो 5 महीनों से ये जो संस्कृति और धर्म रक्षा का जो कार्य कर रहे हैं खूब अनुमोदनीय है। और मुझे आज इस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए जो कहने के लिए कुछ समय दिया है, मैं जरूर उसमें प्रयास करूंगा कि मैं सबके मन में जो समाधान ला सकूं, मैं उसके लिए हम बात शुरू करें लोकेश भाई। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तो जैसे लोकेश भाई ने भूमिका की, थोड़ी मैं भूमिका कर लेता हूँ। अंग्रेजों के आगमन से पहले अद्भुत था हमारा हिंदुस्तान, भव्य था हमारा भारत। यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि कुछ 100 वर्ष पूर्व यह देश संसार का सिरमौर था। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, संगीत, कला, तकनीक, अर्थव्यवस्था, प्रशासन आदि सभी दृष्टियों से हम अग्रणी थे। भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में भारतीय विद्यालयों में ऐसे ज्ञान का आविष्कार किया था कि जिसके आगे समूचे विश्व के दार्शनिक भी नतमस्तक थे। हमारी भारतीय आर्य परंपरा में शिक्षा प्राप्ति के मुख्य व्यवस्था के रूप में गुरुकुल, तपोवन, पाठशालाएं और विद्यापीठ थे। अपनी विलक्षण विद्यापीठ शिक्षा पद्धति के बलबूते पर ही भारत ने हजारों वर्षों तक विश्व का सांस्कृतिक नेतृत्व किया। तदुपरांत उद्योग, व्यवसाय, कला, कौशल्य, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणीय रहा है। भारतीय शिक्षा का वटवृक्ष धर्म, नीति और ज्ञान के खाद और जल से सिंचा गया। इसीलिए तत्कालीन जो हमारा समाज था वो धार्मिक, नीतिमान और बुद्धिमान बन सका था। भारत विश्व का अग्रणीय कृषि प्रधान एवं प्रथम स्तर का उद्योग प्रधान देश था। हमारा 200 साल पहले के हमारे आंकड़े हैं, अकेले भारत और चाइना का जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट था वो 73% था, जो टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट, जो आज 0.01% हो गया है। यहाँ गोधन, पशुधन बहुत ही बड़ी तादाद में थे, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया, यहाँ दूध निगी की नदियां बहती थी। यहाँ से जो हम कपड़ा भी एक्सपोर्ट करते थे तो उसके बदले में उतने वजन का सोना आता था। हम जो लोहा एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग रस्ट फ्री आयन बनाते थे, रस्ट फ्री आयन। आज भी आपने मेरोली में, दिल्ली के पास सुना होगा कि जीतू वहाँ भाई एक खंबा है, थोड़ा, 1500 साल जीतू भाई एक पुराना है। मिनट बोलूंगा, थोड़ा सा धीरे आ रही है आवाज, थोड़ी सी। हाँ हाँ, हमारा अब दिल्ली अच्छी आई, हाँ दिल्ली अब के अच्छी आई। पास मेरोली करके गांव है। वहां पर थंबा है जिसको 1500 साल से उसको जंग नहीं लगा है। मतलब हमारे कारीगर इतने समर्थ थे कि वो इतना श्रेष्ठ क्वालिटी का लोहा बनाते थे, और वो लोहा जो है वो एक्सपोर्ट होता था और उतने वजन का सोना मिलता था। इसीलिए भारत देश जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारा जो कपड़ा होता था, दुनिया के राजा महाराजा भारत का बना हुआ कपड़ा पहनते थे, वस्त्र पहनते थे। और आपने सुना था कि जो ढाका की मलमत बनती थी, कि आप जो अंगूठी होती है, अंगूठी के बीच में से वो पूरा ताका निकल जाता था। इतना महीन कपड़ा हमारे कारीगर हाथ से बुनते थे। लेकिन जब विदेशी आक्रमण हुए और उसके पहले जो हमारा भारत था वो अद्वितीय था, अतीत अतीत जो है वो बहुत ही वैभवशाली और गौरवशाली था। तो किसी कवि ने, मैथिली शरण गुप्त करके कवि रहे हैं, उन्होंने हमारे भारत का, उन्होंने साहित्यिक रूप में उन्होंने उस समय का वर्णन किया है। शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे,
निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे, जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रसाद के तन पट हमारे चंद्र को थे चुमते, करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य से पहले कहीं, संदेह है विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं, संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश विकास है, एक जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में, एक हिंदुस्तान में। इस प्रकार अपार गुणों से संपन्न, संस्कारी, समृद्ध और सुखी अखंड हिंदुस्तान, यानी 1000 वर्ष पूर्व का हिंदुस्तान, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत के मौजूदा परिदृश्य पर आप नजर डालें तो आपको भयभीत होने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदुस्तान की तस्वीर इस कदर खौफनाक और भयानक हो चुकी है कि चुनिंदा लोगों को छोड़कर शेष भारत में आज भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, आत्महत्या और वेश्यावृत्ति के लंपेट में है। जंगल, जमीन, जानवर सबका निकंदन निकलता जा रहा है। संस्कृति, परंपरा और धर्म की तो जैसे घोर खोदी जा रही है। अतः ध्वस्त हुई इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किए बिना भारतीय प्रजा और संस्कृति का समुद्धार असंभव है। ऐसे में ही हमारे प्रकाश पुंज के समान हमारे उत्तम भाई जो गुरुकुल के हमारे कुलपति हैं, उन्होंने आज से 25 साल पूर्व उनके परिवार के बच्चों को एक साथ स्कूल से उठाया और उनके घर में खुद ने ये विषयों पे अभ्यास प्रारंभ किया और उन्होंने उनके बच्चों को ये शिक्षा दी। उसके बाद उन्होंने उनके घर के पास में एक फ्लैट में उन्होंने 20-25 बच्चों से गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया। इसके फलस्वरूप फिर सूरत, मुंबई और अहमदाबाद में गुरुकुल का शुभारंभ हुआ और पिछले 10 साल से निवासी गुरुकुल जो अहमदाबाद साबरमती जो है वो 11 साल से जो चल रहा है। आज वहाँ 100 बच्चे हैं और लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे का वहाँ वेटिंग है। अभी वहाँ 16 राज्यों से बच्चे पढ़ रहे हैं। गुरुकुल में साबरमती में 16 राज्यों से बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हैं उसमें 40% नॉन जैन है। मैं आपको बताऊं, कुछ परिवार ऐसे हैं जैसे टाटा स्टील के मैनेजर हैं, उनका बच्चा भी अपने वहां है। हिमाचल में जो बीटेक कर रहे हैं, आईआईटी में फैकल्टी है, जिनका हमारा कोई परिचय नहीं, खाली उनको गुरुकुल के बारे में ज्ञात हुआ और वो यहाँ गुरुकुल आए और उनके बच्चों को यहाँ रख के गए। हमने पूछा आप बीटेक किया हुआ है, आपके बच्चों को गुरुकुल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हम उससे त्रस्त हो गए। हमारे परिवार में सब हाईली एजुकेटेड है, कोई बीटेक है, कोई आईआईटी से फैकल्टी है, लेकिन हम अब कुछ हमारे बच्चे को अलग तरह से तैयार करना चाहते हैं, उसको सच्ची शिक्षा देना चाहते हैं। जो टाटा स्टील्स के जो मैनेजर हैं वो जब गुरुकुल में बच्चे को रखने आए, हमने कहा कि ये जैन परंपरा से गुरुकुल चलता है, तो यहाँ हमारा आपका बच्चा जैन हो गया तो बोले वो यहाँ मुसलमान हो गया तो हमें परवाह नहीं है। देखिए उन लोगों का आत्मविश्वास इस शिक्षा पद्धति पे। तो इस तरह से हमारे वहाँ अभी ऑस्ट्रेलिया से और सिंगापुर से भी बच्चे पढ़ने आए हैं। उनके माता पिता ने उनका सिंगापुर से बिजनेस वाइंड अप करके यहाँ शिफ्ट हुए हैं। देखिए जिसको सच्चे ज्ञान की जरूरत होती है तो वो कहीं से भी उसको ढूंढ लेता है। तो इस तरह से हमारा जो गुरुकुल है वो आज 11 साल से चल रहा है और अभी गुरुकुल जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ख्याति प्राप्त कर चुका है। और अभी हमारे पास 15 राज्यों से गुरुकुल के लिए संदेश आए हैं। उसमें इंडोनेशिया सरकार का पत्र आया है, वहाँ 15 गुरुकुल करने हैं। नेपाल में अभी 250 गुरुकुल चल रहे हैं, वहां भी हमने एक सम्मेलन किया। बर्मा में हमने सम्मेलन किया जहाँ 700 लोगों का सम्मेलन था। ऐसे ही अपने मतलब कनाडा से हमारे पास ऑफर है। अभी बेल्जियम में हमने ऑनलाइन गुरुकुल प्रारंभ किया है लॉकडाउन के कारण। लंदन में अभी हम लोग कई बच्चों को वैदिक मैथ्स का ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और उस बच्चे का अभी मैं आपको रिजल्ट बताऊं कि वो बच्चा वहाँ गणित में प्रथम आया है हमारा ऑनलाइन क्लास लेने के बाद वैदिक गणित पे। तो इस तरह से एक्चुअली जो गुरुकुल शिक्षा है वो ऑनलाइन को नहीं मानती है, लेकिन अभी परिस्थिति संजोगवश हमने कुछ विषयों को ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि उनको उनकी शिक्षा जो है कहीं से अवरोध ना आए। लेकिन जो शिक्षा है वो उसमें हमको चमत्कारिक परिणाम मिले हैं गुरुकुल शिक्षा में। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक 11 साल की आयु में एक बच्चा आया था चेन्नई से, तुषार तलावट करके। 14 साल की आयु में वो गुरुकुल में हमने उसे गणित भी सिखाया, उसको संस्कृत भी सिखाया। वो गुरुकुल में आने के बाद उसने संगीत भी सीखा, नृत्य भी सीखा, घोड़ेसवारी भी सीखी, ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तु सभी विषय सीखे उसने। लेकिन गणित में उसने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जब इंडोनेशिया प्रतियोगिता हुई, हमने उसे वहां भेजा और वह विश्व विजेता बना।
वह चेन्नई का बच्चा जो है 14 साल की आयु में गणित में विश्व विजेता, फास्टेस्ट कैलकुलेशन इन द वर्ल्ड, जो बच्चा स्कूल से 11 साल की आयु में निकाल दिया गया और गुरुकुल में उसे हमने सभी विषयों के साथ साथ में उसको गणित भी पढ़ाया। लेकिन गुरुकुल शिक्षा इतनी सहज है कि वो बच्चे की जो प्रतिभा है वो निखर के आती है। हमारे वहाँ एक छात्र है जो वैदिक ये अपने न्याय शास्त्र की सलाखा परीक्षा होती है स्टेट लेवल पे, तो उसमें कई कॉलेज के लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के, विद्यापीठ के, उसमें हमारा बच्चा छात्र जो है वो न्याय शास्त्र में प्रथम आया। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो खेल महाकुंभ होता है, कला महाकुंभ होता है, उसमें संगीत के वाद्य हैं, घोड़ेसवारी है, खेल कूद है, हर एक में अपने बच्चे जो हैं वो प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय आते हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा आज निखर के आ रही है। गुरुकुल की जो बच्चे हैं वो अभी राई के दाने पे पेंटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, राई का दाना जो है ना, उस पे हम पेंटिंग की हुई, हम उसको शायद देखना हो तो देख नहीं सकते हमारी आंखों से। बच्चा उस पे पेंटिंग करता है, भगवान महावीर का उस पे पोर्ट्रेट बनाता है 9 साल की आयु में। तो उसको हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको हम देने वाले हैं। तो इस तरह से हर एक विद्याओं में बच्चे आज निखर के आ रहे हैं। और जो बच्चे जो है, अभी हमारे वहाँ एक विश्व करके बच्चा है जो कि 9.5 साल की आयु में है, 7 साल की आयु में गुरुकुल में आया था, और 9.5 साल की आयु में वो विश्व जो है उसने संस्कृत का जो व्याकरण होता है 3600 श्लोक प्रमाण है, वो उसने पूरा कंठस्थ कर दिया था। तो हमने काशी वगैरह पूछवाया कि इतनी छोटी आयु में किसी बच्चे ने संस्कृत वगैरह व्याकरण वगैरह किया हो, तो उन्होंने बोला 200 साल के इतिहास में लगभग हमारे ध्यान में नहीं है। तो ये विश्व करके जो बच्चा है उसने 9.5 साल की आयु में व्याकरण पूरा कंठस्थ कर लिया था। आज उसको हजारों श्लोक कंठस्थ है। अभी वह 16 साल की आयु है, उसको आप कोई भी विषय दे दें वो संस्कृत में श्लोक की रचना करता है। हमने शास्त्रों में सुना है कि अब हमारे जो ऋषि मुनि थे शास्त्रों की रचना करते थे, तो वो हमें उस समय ऐसा होता था कि उनके पास किस प्रकार की शक्तियां होती होगी, किस प्रकार की बुद्धि क्षमता होगी। लेकिन जब हमने विश्व को देखा, उसको आप कोई भी विषय दीजिए, वो 1 मिनट में संस्कृत में श्लोक की रचना कर देता है। हजारों लोग उसने नए श्लोक की रचना कर चुका है वो। उसने 5 ही घंटे में महाशतावधान जो है 200 कोई भी प्रश्न आप पूछिए, 200 सवाल वो एक क्रम में वो याद रख सकता है, 200 चीजों को वो क्रमबद्ध याद रख सकता है। तो ऐसे विश्व जैसे बच्चे गुरु से, और हमारे उत्तम भी जो है उनका तो ये कहना है कि दुनिया की जो टोच की जो 100 यूनिवर्सिटी है ना, उनको वो चैलेंज करते हैं। आप हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज कहीं से भी आप बच्चा ले आइए, हमारा गुरुकुल का छात्र, और दुनिया के आप 100 यूनिवर्सिटी में से कोई भी बच्चा ले आइए, हमारा ओपन चैलेंज है। कोई भी विषय में आप उससे उसके साथ आप प्रतिस्पर्धा करवा सकते हैं। तो ये विश्वास जो है वो गुरुकुल शिक्षा से प्राप्त हुआ है। गुरुकुल शिक्षा से जो छात्रों में जो निखार आया है, जो परिणाम मिले हैं, वो बहुत ही चमत्कारिक है। हमारे ऐसे तो अभी कई बच्चे जो हैं वो संस्कृत में श्लोक की रचना कर रहे हैं, और कई क्षेत्रों में, कई विषयों में वो पारंगत हो रहे हैं। गुरुकुल की दिनचर्या की बात करूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जो, क्योंकि गुरुकुल की जो शिक्षा है वो जीवन लक्ष्य है। देखिए आज जो स्कूल में क्या होता है कि 4 दीवार में 20 साल बेंच पे बैठे बैठे उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई, तो उनको 20 साल बैठे बैठे उनकी हड्डियां है ना वो बैठे बैठे काम करने वाली हो जाती है। उनको कोई प्रैक्टिकल कोई चीज का नॉलेज नहीं होता है। लेकिन गुरुकुल में हर चीज जो है हमें स्वयं सीखनी है, जीवन लक्ष्य शिक्षा है। तो गुरुकुल में बच्चे जो हैं वो 4:30 पौने 5 बजे उठ जाते हैं। और जीवन का मैं आपको आयुर्वेद का तो सार बताऊं, आयुर्वेद में हमारे यहाँ जो बहुत बड़े एक राजवेद हो चुके हैं, भास्कर भाई हाडीकर, जो कि राजीव दीक्षित के भी गुरु थे, उनको हमने पूछा कि पूरे आयुर्वेद का सार क्या है। आपको एक ही शब्द में हमको कहना है कि पूरे आयुर्वेद का सार। देखिए जब जो व्यक्ति जिस विद्या में जानकार होता है, तो हम तो बनिए है ना, हमको तो शॉर्टकट चाहिए। तो उन्होंने हमको पूरा आयुर्वेद का सार बताया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पूरे आयुर्वेद का सार है। बल, बुद्धि, विद्या, लक्ष्मी और परमात्मा भी उसी को प्राप्त होंगे। तो देखिए इतनी महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन आज हमारी पूरी युवा पीढ़ी जो है वो सूर्योदय के बाद उठती है। और ये लॉकडाउन के बाद तो मैंने कई परिवारों में मैंने जब चर्चा की तो बोल रहे हैं हम 11 बजे उठते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं। पूरी दिनचर्या उनकी आज विपरीत चल रही है, विपरीत दिनचर्या। तो वो बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानकारक है। और पूरे आयुर्वेद का जो मैंने सार बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो हमारे बच्चे जब जो है वो सब सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। हार्डिकर जी से मैंने कहा कि दादा यदि हम सुबह इतना जल्दी नहीं उठ सके तो उन्होंने कहा कम से कम सूर्य आपको सोता हुआ नहीं देखना चाहिए, आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। यदि आप सूर्योदय आपके बाद आप सोते रहते हैं तो आपके शरीर में जो मल विसर्जन जो होता है, और जो
कुदरती जो आवेग वगैरह होते हैं वो सब उसके पहले आते हैं, और फिर आप यदि आप सोते रहते हैं तो उसमें से जो गैसेस बनती है वो आपके पांचों इंद्रियों को क्षीण करती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे उठ जाते हैं, उसके बाद उनका संस्कृत में वगैरह का अध्ययन होता है, उनका सुबह उनका शारीरिक योग वगैरह भी होता है। उसके बाद बच्चों का जो नवकार्षी वगैरह जो होती है, तो उस समय हम बच्चों को धारोष्ण दूध देते हैं। बच्चे गाय के पास जाते हैं, 3 नवकार गिनते हैं और उसी समय दोया हुआ धारोष्ण दूध बच्चों को देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, धारोष्ण दूध जो है, हम जो भोजन करते हैं उसमें से 49 डेज पे सप्त धातु का निर्माण होता है। हम जो आहार लेते हैं उसमें से रस धातु, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, तो हम जो बच्चे जो धारोष्ण दूध पीते हैं उससे 24 घंटे में सप्त धातु बन जाती है। जो 49 डेज की प्रोसेस है वो सिर्फ 24 घंटे में हो जाती है। तो बच्चे वो धारोष्ण दूध में हम सारस्वत चूर्ण बच्चों को देते हैं। वो सारस्वत चूर्ण हमें हार्डिकर जी दादा ने ही बताया था कि आप बच्चों को सारस्वत चूर्ण दीजिए, जिससे बच्चों की स्मृति बहुत बढ़ेगी। तो उससे 500 श्लोक बच्चे एक दिन में कंठस्थ कर पाएंगे। तो वो आज क्षमता हमारे बच्चों में आ चुकी है। हमारे अभी जो विश्व करके जो मैंने बच्चा बताया है, वो 1 घंटे में लगभग 40 से 50 नई गाथाएं वो गोख लेता है, नए श्लोक वो कंठस्थ कर लेता है। और कोई भी श्लोक आप 2 बार बोलिए, तीसरी बार में वो रिपीट कर लेता है। मतलब इतना उसकी धारण शक्ति बढ़ गई है। तो वो सारस्वत चूर्ण जो है वो हम बच्चों को देते हैं। उसके बाद बच्चों को हम लोग नवकार्षी वगैरह बच्चे करते हैं। नवकार्षी करने के बाद उनका फिर भोजन मतलब उनका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है फिर से। तो उसमें सब विषय होते हैं, जो 64-72 कलाएं हैं, पुरुषों की जो 72 कलाएं हैं और स्त्रियों की जो 64 कलाएं, उसके आधारित जो विषय हैं वो अलग अलग समय में बच्चों के विषय चलते हैं। उसके बाद बच्चों का भोजन का समय होता है। भोजन के समय में भी बच्चे उसी तरह से बैठ के भोजन करते हैं। बच्चों को हम लोग एक ढिचनिया देते हैं, पाँव के नीचे, ढिचन के नीचे रखने का होता है, जिससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। देखिए, हम जो भोजन करते हैं, जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है तभी हमें भोजन करना चाहिए, तो ही वो हमारा पाचन होता है, सुपाच्य होता है। यदि आपकी सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है तो आपको भोजन नहीं करना है। कई बार कैसा होता है कि हमारा 24 का समय हो गया है, हमको रुचि नहीं है, भोजन का हमारा समय हो गया है और हम भोजन कर लेते हैं, तो वो हमें अजीर्ण करता है और वो पाचन नहीं हो पाता है। तो गुरुकुल में हम लोग बच्चों को उस तरह से ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। उनको ऋतुचर्या का ध्यान रखते हैं, कौन सी ऋतु में कैसा आहार लेना चाहिए, दिनचर्या, सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए, शाम का भोजन कैसा होना चाहिए। ऐसी सब छोटी छोटी चीजों का, बच्चों का जो भोजन बनता है वो चूल्हों पे बनता है। हमारे वहाँ कोई भी गैस सिलेंडर वगैरह उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। हाँ गुरुजी। अच्छा, वो 500 लोग हो गए हैं। एक अपने गुरुजी प्रधानाचार्य जी ऐड होना चाहते थे, तो वो हो सकेंगे क्या? अभी ऐड नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली 500 हो गए, मैंने 1000 करने की कोशिश की थी, पता हुआ नहीं। 1 मिनट, हाँ मुश्किल है, कैसे बताऊं? गुरुजी 1 मिनट, वो प्रयत्न कर रहे हैं। वो एक्चुअली 500 की लिमिट थी। हाँ 1 मिनट, वो प्रयत्न कर रहे हैं, आप कोशिश करना एक बार वापिस। हाँ, तो जो भोजन जो है हमारा गुरुकुल में जो है वो चूल्हों पे बनता है। गोबर के जो उपले होते हैं, हमारे वहाँ गौशाला है गुरुकुल में, तो वहीं जो गोबर के जो कंडे होते हैं उसी से रसोई बनती है। और आयुर्वेद में वो सबसे श्रेष्ठ रसोई होती है, क्योंकि धीमी आंच पे जो भोजन बनता है ना, वो श्रेष्ठ उसका वो भोजन होता है। और जो भोजन जो बनता है वो पित्तल के बर्तनों में बनता है, पित्तल के, और पानी जो है वो तांबों के पात्र में रखा जाता है। बच्चों को जो हम पानी देते हैं वो अंतरिक्ष जल देते हैं हम। जो बारिश का पानी है हम स्टोर करते हैं, वही पानी बच्चों को पीने के लिए देते हैं। शास्त्रों में उसको सबसे श्रेष्ठ पानी बताया गया है। आज जो हम लोग घर में अभी जो बोरवेल का जो पानी है, ट्यूबवेल का पानी, वह पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं। शास्त्रों में सबसे कनिष्ठ पानी जो है वो समुद्र का पानी बताया है, 35वें नंबर, और 34वें का पानी है वो ट्यूबवेल का पानी बताया है। तो हमें, हमारी परंपरा, हमारे प्राचीन परंपरा में, हमारे प्राचीन जो हमारे गांवों में भी पहले पूर्वकालीन की व्यवस्था थी, हम पीने का पानी बारिश का संग्रह करते थे, तो हम वही बच्चों को पानी देते हैं। उस बाद बच्चे भोजन करते हैं, वो कांस्य पात्र में भोजन करते हैं। कांस्य पात्र जो है वो बच्चों की बुद्धिवर्धकम, कांस्य बुद्धिवर्धकम कहा है। कांस्य के पात्र भोजन करने से बुद्धि बढ़ती है। लेकिन कांस्य पे एक बात का ध्यान रखना है कि जिसका पात्र हो, जैसे यदि पिता की थाली है तो पुत्र को उसमें भोजन नहीं करना है,
और मतलब हर एक की थाली जो है उस पे आप उसका नाम लिखवा दीजिए, तो उसी में उसको भोजन करना है, क्योंकि काशी जो है वो हर एक चीज को ग्रहण करता है। इसीलिए हमें हर एक का पात्र जो है वो हमको अलग रखना है। उसके बाद बच्चों का हमारा दोपहर का जो भोजन के बाद बच्चे वामकुक्षी करते हैं। वामकुक्षी में ऐसा है कि डाबे पड़ के सोना है, नींद नहीं लेनी होती है। वामकुक्षी करने से जो भोजन है वो हमारा आंत में आगे चला जाता है और सुपाच्य हो जाता है। और उसके बाद बच्चे उनका दोपहर का सेशन होता है, उसमें भी उनका अभ्यास चलता है, उसमें सब विषय चलते हैं। और शाम को फिर उनका जो है, हमारे यहाँ 200 देसी खेल खेलते हैं बच्चे, जिसमें मलखम है, घोड़ेसवारी है, गिल्ली डंडा है, सभी देसी खेल बच्चे खेलते हैं। तो दोपहर का समय, जो शाम का समय है, जो खेल का समय उनका होता है, जिससे शारीरिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है। हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो पंचकोश विकास है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, इस तरह से पंचकोश का विकास हो, तो उसको अवधारणा में ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। उसके बाद शाम का भोजन के बाद बच्चे जो हैं वो, उनको कई ऐसी कलाएं हैं, कई ऐसी वक्तव्य कला है, नृत्य कला है, तो वैसा कुछ चित्र वगैरह, तो ऐसे उनकी सामान्यतः अलग अलग कलाओं का भी और कुशलताओं के पीरियड चलते हैं। और उसके बाद जो है, हाँ ओके जी, हाँ 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 हाँ, गुरुकुल शिक्षा का ना। हाँ, देखिए अभी हमारा जो दिनचर्या के बाद हम लोग बच्चे 9:30 बजे सो जाते हैं। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, ये सिद्धांत जो है वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी क्लॉक जो है वो उसी तरह से चलता है। तो गुरुकुल में उस सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरुकुल में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, अभ्यासक्रम की बात करूं, कई कई लोग हमें पूछते हैं कि आप गुरुकुल में क्या क्या अभ्यासक्रम पढ़ाते हैं। देखिए, राजा ऋषभ देव ने, उनके 100 पुत्र थे और उनकी ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां थी, उनको क्या पढ़ाया, कोई बताएंगे मुझे? उनको, राजा ऋषभ देव ने उनको यही 64-72 कलाएं दी। उनके जो पुत्र थे उनको 72 कलाएं सिखाई, और जो ब्राह्मी और सुंदरी जो है, ब्राह्मी को उन्होंने ब्राह्मी लिपि दी और बताई, और सुंदरी को जो है वो गणित बताया, और गणित उन्होंने लेफ्ट हैंड से बताया, तो उससे हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और राइट हैंड से हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से जो है 64-72 कलाओं में आज के सभी विषय उसमें आ जाते हैं। और वो इतनी श्रेष्ठ और महान विद्या है कि पूरी दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, और पूरी दुनिया भर के जो राजा महाराजा थे वो सब गुरुकुलों में पढ़ते थे। महाराणा प्रताप हो, या रामचंद्र जी हो, या शिवाजी हो, हर एक जो व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, आज हमारे हमारे जो महापुरुष हैं वो सब गुरुकुलों में पढ़े हैं, राजा महाराजा सब गुरुकुलों में पढ़े हैं। गुरुकुल का जो सिलेबस जो है, मैं आपको अभी थोड़ा मैं आज के आधुनिक शिक्षा के साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि मैकॉले शिक्षा से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें कोई अच्छी बात हो तो हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल दृष्टांत देता हूँ कि आंवला जो है, आंवला, आंवला के बारे में सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा एक रसायन है। आंवला जो है वो त्रिदोष सामक है, कफ, पित्त और वायु तीनों का समन करता है। लेकिन मुझे बताइए, केजी से लेके हार्डवर्ड तक कहीं आंवले के बारे में पढ़ाया जाता है? कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आंवला जो है वह जो है वो एक अच्छी चीज है, और अच्छी चीज वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। आज वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं? ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं, सी फॉर कैट पढ़ा रहे हैं, डी फॉर डॉग पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल जो है वो वह किस बच्चे को नहीं आता है? या ए फॉर एप्पल ही क्यों पढ़ना? हमें और कोई विकल्प क्यों नहीं दिया जाता है? तो ये जो है मैकोले का षड्यंत्र, जो लोकेश जी ने बात कही, ये मैकोले का एक षड्यंत्र था। उन्होंने हमें साधन तक ही रखा। हमारी शिक्षा जो है वो साध्य तक हमें नहीं ले जाती है। देखिए, आप अभी अब उन्होंने क्या किया है? बी फॉर ब्रेड कर दिया है, सी फॉर केक कर दिया है, डी फॉर डॉल कर दिया है। देखिए, उन्होंने विकृति की ओर लेके जा रहे हैं। जी फॉर जेंटलमैन, एक किसान है, अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, अच्छा कृषक है, लेकिन वो यदि टाई नहीं लगाता है तो वो जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि उसका बेटा पुस्तक में क्या पढ़ रहा है, टाई लगाता है, वही जेंटलमैन है। तो हमारी शिक्षा जो है वो हमें, हमारी मानसिकता को किस और ले जा रही है, किस तरफ हमें गुलाम बना रही है, किस तरह से हमें, आज हमारे बच्चों को आप देखिए, आज 6 महीने से हमारे बच्चे लॉकडाउन में है, और वो नहीं, उनको सूर्य प्रकाश लग रहा है, उनकी आंखें जो है वो मोबाइल की एलईडी लाइट से आंखें खराब हो रही है,
बच्चे हाइपर हो रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये जो मानसिक परिस्थितियों का जो निर्माण हो रहा है, तो उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं हम ए फॉर अहिंसा सिखाएं, बी फॉर बोइंग डाउन, सी फॉर चैरिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, एफ फॉर फॉरगिवनेस। तो हम साधन और साध्य में जो डिफरेंस है कि ए फॉर एप्पल और ए फॉर अहिंसा, कितना डिफरेंस है। तो हमारी जो गुरुकुल शिक्षा है वो साध्य तक ले जाती है। हम जो बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो भाषा के द्वारा वो संस्कृत के ग्रंथ पढ़ता है, और हमारे पास ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, हमारे ऋषि मुनि हमारे ऊपर इतना उपकार करके गए हैं कि वो हर विषय का ग्रंथ बना के गए हैं, और उस ग्रंथों में हमारे लिए हर विषय का मार्गदर्शन है। तो हमें उन शास्त्रों का अंग्रेजों ने, मैं आपको एक उल्लेख बताऊंगा, शास्त्र शास्त्र में उसका वर्णन है। मतलब जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो धर्मपाल जी ने उनकी पुस्तक में लिखा है, द ब्यूटीफुल ट्री में, सर चार्ल्स ट्रेवेलियन 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहते हैं कि यदि भारत की प्राचीन रीतियां व नीतियां एवं उनकी शिक्षा और साहित्य के अस्तित्व को यथाशीघ्र नामशेष न कर दिया तो संभव है कि कभी क्षण मात्र में भारत से हमारा अस्तित्व मिट जाए। देखिए उनकी कितना उनका षड्यंत्र था। मतलब उनका स्पष्ट उसमें निर्देश है कि भारत की जो शिक्षा और साहित्य के अस्तित्व को हमको यथाशीघ्र नामशेष करना, और उनको पूर्ण विश्वास था कि भारतवासियों को अंग्रेजी शिक्षा देने से आखिरी परिणाम यह निकलेगा कि उनका इंग्लैंड से अलग हो जाने का काम अनंत काल तक असंभव बन पाएगा। तो ये जो अंग्रेजों का षड्यंत्र, और ये स्पष्ट हमें जो दस्तावेजी प्रूफ मिल रहे हैं, जो 300 साल ब्रिटिश पार्लियामेंट के यहाँ जो कोरस्पोंडेंस हुआ, उस दस्तावेजों में ये स्पष्ट लिखा है कि भारत को हम शिक्षा के द्वारा फिर से गुलाम बनाएंगे। तो अभी ये जो लड़ाई है, उन्होंने हमारे हमारे को फिर से गुलाम बना दिया इस शिक्षा के माध्यम से। और वो गुलामी कैसी है, आप देखिए आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देश पसंद नहीं, देश के लोग पसंद नहीं, देश की भाषा पसंद नहीं, देश की चीजें पसंद नहीं। आज हम ऐसी शिक्षा को हमने कंपलसरी बनाया है, और वो शिक्षा जो है वो लेके बच्चा वो पढ़ने के बाद वो सीधा विदेश जाना चाहता है, वो भारत नहीं रहना चाहता। तो ये शिक्षा कितनी मतलब सही है, वो हमें सोचना चाहिए। हम अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं लेकिन एक शस्त्र भाषा के रूप में। लेकिन मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, जो लोकेश जी ने बात की, 200 देशों में 198 देशों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती है। हर देश में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। चाइना में बच्चे चाइनीज के द्वारा माध्यम से पढ़ते हैं, रशिया में रशियन, स्पेन में स्पेनिश, फ्रांस में फ्रेंच, डेनमार्क में मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो वो उनके देश में उनकी भाषा में शिक्षा देते हैं। भारत और पाकिस्तान और जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ऐसे कुछ देश जो हैं वो आज भी उनकी गुलामत, जो कॉमनवेल्थ के देश कहलाते हैं, वहीं आज अंग्रेजी भाषा है और मानसिक गुलामी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिक्षा है, गुरुकुल की शिक्षा जो है, वह गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। आजकल माँ बाप जो हैं वो उनको बच्चे को जब 5 साल का हो जाता है या 8 साल का होता है, तब वो कहते हैं कि हमें बच्चे को बच्चों के संस्कार के लिए क्या करना है। देखिए ये बहुत उस समय तक बहुत लेट हो जाता है। बच्चों को जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसका स्वभाव और प्रकृति का निर्माण हो जाता है। मैं उसका एक दृष्टांत दूंगा। सोक्रेटिस जो है, उसके पास एक माँ आई और उसने उसके 5 साल के बच्चे को लेके, और उसने कहा कि मैं मेरे बच्चे को संस्कार देना चाहती हूँ। तब सोक्रेटिस ने कहा कि बहन, अब तो गोबर के ऊपर लिपाई करने के बराबर है। देखिए, आप गोबर मिट्टी के ऊपर जब आप लिपाई करेंगे तो वो उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका प्रकृति और स्वभाव का निर्माण गर्भ से हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है या शिवाजी का जो जन्म हुआ है, वो उनका अवतरण हुआ है। और अवतरण कैसे हुआ है? वो गर्भ संस्कार के माध्यम से हुआ है। और ऐसे सक्षम हमारे यहाँ बच्चों का जन्म जो है, अवतरण जो है, वो गर्भ संस्कार के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से होता था, और वो हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलन में थी वो विद्या। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो हमारी जो शिक्षा है, वह जो है उसमें पूरा शीर्षासन हो चुका है। हमारे कपड़े हमारा भोजन, हमारा घर, हमारे गुरुकुल का जो भोजन है वो इतना महत्वपूर्ण है बच्चों के जीवन में और शिक्षा में। देखिए, जो बच्चा जो है हमारे वहां जब आते हैं, उनमें वात प्रकृति बहुत ज्यादा होती है, बच्चों में चंचलता बहुत होती है। तो लेकिन जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ता है, वहां जो गाय का घी, देसी गाय का घी है, शुद्ध भोजन लेता है, और उसकी दिनचर्या जब उसकी बच्चे की सुधरती है, वो दिनचर्या में आता है, तो बच्चे में प्रकृति में बहुत सुधार आता है। मैं आपको दृष्टांत दूंगा। हमारे यहाँ एक बच्चा आया था जिसके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की दवाई चलती थी। बहुत ही श्रीमंत घर का बच्चा था, और जब उसको गुस्सा आए तो शिक्षक का गला दबा देता था, इतना उसको गुस्सा आता था।
लेकिन गुरुकुल में आने के बाद उसको 1 महीने में उसमें 80% परिवर्तन और उसकी सभी दवाएं बंद हो गई। और आज वो बच्चा गुरुकुल में अभी वो अभ्यास भी कराता है कई विषयों में, और वह वहां पर अभी गुरुकुल में कई विषयों में वो अध्ययन भी कर रहा है। तो ये परिणाम जो है वो आहार से है। हमारे यहाँ बेडोल बच्चा आता है, 6 महीने में वो सुडोल हो जाता है, कुरूप आता है तो वो सुरूप हो जाता है, और काला आता है तो गोरा हो जाता है। तो गुरुकुल शिक्षा जो है वह इतनी श्रेष्ठ है, और उसकी जो दिनचर्या जो है वो भी इतनी ही श्रेष्ठ है। क्योंकि आज हम जो घर पे, आज मैं आपको भोजन के बारे में कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। आज हम जो घर में जो घी उपयोग में ले रहे हैं, उसमें लगभग 40 से 60% पशुओं की चर्बी है। देखिए, आज शायद ही कोई जैन घर ऐसा होगा कि जो मांसाहार से बचा होगा, क्योंकि हम जो तेल घी उपयोग में ले रहे हैं, हम जो भोजन उपयोग में ले रहे हैं, उसमें सभी में आज मांसाहारी तत्व आ रहे हैं। तो आज हमारे गुरुकुल में हम लोग, कोई भी माता पिता उनके घर से वो भोजन की सामग्री नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल में जो है वो शुद्ध भोजन ही उपयोग में लिया जाता है। तो उस तरह से बच्चों को परमिशन बाहर के भोजन की नहीं है गुरुकुल में। और जो आहार जो है, हम जो पात्र हैं, आज हम घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज कर रहे हैं, नॉन स्टिक यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत घातक है। रिफाइंड तेल जो हम यूज कर रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट, जो आज थायराइड हो रहा है, उसका भी जो कारण है वो वह जो हम लोग जो रिफाइंड तेल और जो रिफाइंड सॉल्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारा पूरा जो भोजन है वो आज दूषित हो चुका है। देखिए, जैसा अन्न ऐसा ओड़कार, हमारा जो शरीर का जो निर्माण होता है हमारी सप्त धातु के आधार पे होता है, और हम जो आहार लेते हैं उसी से हमारी सप्त धातु, हमारा शरीर का निर्माण होता है। और वो यदि दूषित होगा तो हमारी बुद्धि दूषित होगी और हमारा मन दूषित होगा। इसीलिए भोजन का बहुत महत्व है। देखिए, हमारी गुरुकुल जो शिक्षा है वो बहुत ही पूर्ण शिक्षा है। उसका मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा कि जैसे संस्कृत पढ़ता है बच्चा। देखिए, आप स्त्रियों में देखेंगे तो ज्यादा संस्कृत पढ़ी हुई स्त्री है तो उसके वस्त्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा वस्त्र पहने हुई होती है। लेकिन यदि संस्कृत पढ़ा हुआ यदि पुरुष है तो वो शायद उसके वस्त्र कम होते जाते हैं। और वही अंग्रेजी भाषा में आप देखेंगे, जो स्त्री ज्यादा अंग्रेजी पढ़ी हुई है तो उसके वस्त्र कम होते जाते हैं, और जो पुरुष अंग्रेजी पढ़ता है तो वो टाई से लेके सूट सूट में, मतलब अंग्रेजी में पुरुष के वस्त्र बढ़ते हैं और स्त्री के वस्त्र कम होते हैं, और संस्कृत में जो है वो पुरुष के वस्त्र कम होते हैं और स्त्री के वस्त्र बढ़ते हैं। तो ये एक मतलब विडंबना है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे वेश में कितनी पूर्णता है। हमारे यहाँ गुरुकुल के जो छात्र हैं उनका जो वेश है वो धोती पहनते हैं, अंगरखा पहनते हैं, केस पगड़ी भी पहनते हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ यदि सूट पहना हुआ है और उसमें बटन नहीं लगा हुआ है तो आप घर से बाहर निकल पाएंगे? आपके शर्ट में यदि एक बटन नहीं है, आप घर से बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे ना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अल्प वस्त्र में रोड से जा रहा है और चप्पल भी नहीं पहने हुए, तो आप उसको क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे ना। आप वैसा ही समझेंगे कि कोई संत जा रहा होगा। तो हमारे यहाँ जो वस्त्र है, यदि आपने धोती पहनी है, केस पहना है, पगड़ी पहनी है, नहीं पहना है, तो भी आपका वस्त्र अपूर्ण नहीं लगेगा। तो हमारी जो शिक्षा है वो पूर्ण है, जबकि वो आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो अपूर्ण है। देखिए, हमारा पुराना जो महल है वह यदि खंड भी है तो आपको सुंदर लगेगा, लेकिन आधुनिक खंड जो है वो कितना भी नया होगा आपको कुछ समय बाद पुराना लगेगा। आप वृक्ष का दृष्टांत ले सकते हैं। वृक्ष पे यदि फल लगे हैं तो भी पूर्ण है, नहीं है तो भी पूर्ण है। पतझड़ के समय में भी आप यदि वृक्ष को देखेंगे तो आपको पूर्णता का आभास होगा। तो हमारी संस्कृति वो पूर्णता की है। और हमारी संस्कृति का एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो पासा है मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है वो त्याग प्रधान है, भोग प्रधान नहीं है। आज जो आधुनिक शिक्षा है जो हमको भौतिकवाद और भोग प्रधान की ओर लेके जा रही है, तो उसमें भौतिकता और भोग प्रधान जो संस्कृति है वो हमें हमें विनाश की ओर ले जाती है। और हमारी संस्कृति जो है त्याग प्रधान, उसमें हमारा अल्प से अल्प चीजों से हमें जीवन जीना था, ऐसी हमको ऋषि मुनियों ने हमको व्यवस्था बताई थी। और यदि हमें जीवन में उपयोग में लेनी है तो कम से कम चीज लेनी है और उसका पूरा पूरा उपयोग करना है और बार बार उसका उपयोग करना है। तो ये हमारी व्यवस्था थी। तो हमारे जितने भी पूर्व काल में हमारी जो व्यवस्था थी, वो जो वेस्ट, पर्यावरण में जो वेस्ट होता था ना, उससे हमारी पूरी संस्कृति खड़ी हुई है। देखिए, आप हमारे जो घर का निर्माण होता था तो जो गोबर की लिपाई से हमारी फ्लोरिंग होती थी, हमारी दीवारें जो है मड वर्क से होती थी। उसके बाद जो है हमारे जो घर होते थे वो
वह उसमें जो भी व्यवस्थाएं, वो जो बांबू वगैरह का उपयोग होता था या जितनी भी चीजें होती थी, वो कारीगर जो है जो चीजें बनाते थे वो भी वेस्ट में से बनाते थे। जैसे सिर के बाल जला के तांबाल निकाल लेते थे, घोड़े के बाल में से जसत निकाल लेते, गधे के बाल में से टिन निकाल लेते थे, सॉल्ट में से मर्क्यूरी निकाल लेते थे। मतलब पर्यावरण में जो बिना काम की चीज है, जो किसी के उपयोग में नहीं है, वैसी चीजों से हमारी पूरी संस्कृति चलती थी। हमारे गुरुकुल में हम लोग कागज बनाते हैं, वो कागज आज हम घास में से बना रहे हैं। एक भी वृक्ष काटने की जरूरत नहीं है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना केमिकल के हम वो कागज बनाते हैं और उस कागज का आयुष्य 800 साल। देखिए तो ये संस्कृति कितनी महान है। हम जो स्याही बनाते हैं गुरुकुल में, उसका आयुष्य है 1500 साल। तो सोने की स्याही बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हर एक प्रकार का सामर्थ्य हमारे कारीगरों के पास था, और वह सामर्थ्य हम काजल से लेके कागज तक हर चीज हमारे घर में हमारे कारीगर लोग बना लेते थे, और वह जहां भी जाते थे उनका कारखाना वो साथ में ले जाते थे। उसके बाद हमारी जो संस्कृति जी जो जो थी वह उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो आज की जो शिक्षा है उसमें कम पढ़ता है तो वो गांव छोड़ता है, और ज्यादा पढ़ता है तो देश छोड़ता है। मैं आपको एक पवन कुमार गुप्ता करके मसूरी में थे, उन्होंने एक बार बात कही थी। उन्होंने गांव में जाके उन्होंने वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, और गांव में जाके उन्होंने स्कूल का पढ़ाना प्रारंभ किया। तो एक दो गांव के लोग वापिस मिले, तो उनको ऐसा लगा कि गांव के लोग उनको सबक देंगे, उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन जब वो गांव के लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़कियां जो है वो नेल पॉलिश करके घूमती है, अब उनके गोबर में हाथ नहीं जाते हैं, और हमारे लड़के जो है अब वो जेब में हाथ डाल के घूमते हैं, और वह जो है वो हमारे कोई काम के नहीं रहे। तो ये शिक्षा जो है वो हमें बेकार बना रही है। आज 90% जो युवा हैं वो हमारे नौकरी के लायक नहीं है। ये कौन कह रहा है? WTO कह रहा है। आज हमारे यहाँ देश की ऐसी परिस्थिति है कि उत्तर प्रदेश में 368 पदों की प्यून की रिक्रूटमेंट के लिए 23 लाख अर्जियां आई, जिसमें PhD, ग्रेजुएट, MBA लोगों ने आवेदन पत्र दिए। तो देखिए ये स्थिति आज हमारे देश की निर्माण हो चुकी है। शायद जीतू भाई का नेटवर्क थोड़ा वीक है, आ रहे होंगे वापिस। एक सौ दो 102 है। हाँ हाँ एक सेकंड में चेक करता हूँ। जीतू भाई आ गए, जीतू भाई आ गए हैं ना। साल हमारे यहाँ 7,000 युवा आज। एक मिनट जीतू भाई, आप बोलिए। हाँ जीतू भाई, हाँ हाँ, हमारे यहाँ हर साल 7,000 युवा आज आत्महत्या कर रहे हैं, और 500 लोगों में का हम एक एवरेज रेशियो बनाते हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 लोगों को नौकरी मिल रही है। तो ये परिस्थिति है, आज हमारी शिक्षा की स्थिति है। हेलो हेलो हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। हेलो हाँ केश जी। आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ लोकेश जी, अभी हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल के शिक्षा के बारे में मैं कुछ मुद्दों को मैंने लिया है, लेकिन अब थोड़ा प्रश्न वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर मन में कई प्रश्न होंगे गुरुकुल शिक्षा के बारे में। यदि कोई उनके प्रश्न है तो हम उनको प्रश्न भी ले सकते हैं अभी हम। हाँ ठीक है, प्रश्न भी लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देवानुप्रियो, जीतू भाई ने आपको पूरा गुरुकुल की जो व्यवस्था है, कितनी ऊंची व्यवस्था, उस बारे में बताया। कितनी जरूरी है गुरुकुलम शिक्षा पद्धति, उसके बारे में बताया। अभी आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आराम से खाली विषय से रिलेटेड प्रश्न पूछे, ठीक है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। सीमा कोठारी, खुशी बॉम्ब रेडी रहेगी। सीमा कोठारी फुर्ती से। कोई एज ग्रुप है क्या?
एज, हाँ एज के लिए बता गुरुकुल में दीजिए। ज्वाइन करने के हाँ बता रहे बहन, हाँ बता रहे। मैंने शिक्षा के बारे में बताया आपको। बच्चा जब गर्भ में आता है ना, तभी से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अभिमन्यु ने जो शिक्षा ली थी वो गर्भ में ही ले ली थी, पूरी युद्ध कला उसने गर्भ में ही सीख ली थी। तो और बच्चा ऐसे जो है वो 5 साल की आयु तक जो है ना, वो बच्चा माँ से दूर नहीं करना चाहिए। 5 साल तक की आयु तक बच्चा जो है वह माँ के पास, वो सबसे श्रेष्ठ शिक्षक जो है वो उसकी माँ है। और उसके बाद जो है 8 साल की आयु में बच्चे को गृह त्याग करना चाहिए। हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक है, 8 साल की आयु में गृह त्याग का उसमें वर्णन किया गया है। काक स्नानम ज्ञानम स्वाद निद्रा अल्प आहारी और गृह त्यागी। तो 8 साल की आयु में उसे गृह त्याग करके विद्या अभ्यास के लिए उसके जाना चाहिए। हेलो, हाँ एक सेकेंड। हाँ नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, खुशी बॉम्ब पूछो, रूपल रेडी रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम बच्चों को किस तरह इस तरह की शिक्षा घर पे दे सकते हैं? ठीक है बताइए जीतू भाई। देखिए, आपको इसके लिए आपको खुद को भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा। इंदुमती बहन काटदरे करके एक बहन है, जिन्होंने उनका पूरा जीवन इस शिक्षा में दिया है। उन्होंने 5 ग्रंथों का निर्माण किया है, जिसमें शिक्षा की पूरी अवधारणा, गर्भ संस्कार के लिए से लेके प्रौढ़ अवस्था तक का पूरा मार्गदर्शन उन 5 ग्रंथों में दिया है। तो वो आप ग्रंथ आप घर पे उनको बसा सकते हैं, और उसमें हर प्रकार का मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। और उसके लिए आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। देखिए, बच्चे जो हैं वो माँ बाप के 80% तो माँ बाप का अनुकरण करते हैं। तो हमें भी वैसा श्रेष्ठ जीवन, हमारे जीवन में भी हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो जरूर बच्चों पे उसका बहुत असर होता है। और मैं वो ग्रंथ आपको सजेस्ट करूंगा, आप वो ग्रंथों को आप अध्ययन करें। उसमें संपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है शिक्षा के बारे में। एक सेकेंड। हाँ नेक्स्ट कौन पूछ रहा है? रूपल पूछो, रूपल पूछो। सॉरी मैं, बहन पूछो फटाफट। उन 5 ग्रंथों के आप नाम बताइए कि कौन से ग्रंथ है। और दूसरा, अगर हम हमारे शहर में ये गुरुकुल खोलना चाहते हैं तो कैसे क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है? आप कहाँ रहते हैं? आप कौन से शहर में रहते हैं? राजस्थान, ब्यावर। ब्यावर में ना? ब्यावर में आप देखिए, हमने भी 3 बच्चों से ये गुरुकुल प्रारंभ किया था शाहीबाग में। उस समय हमारे बच्चे छोटे थे, और उत्तम भाई का वहाँ फ्लैट में गुरुकुल चलता था। तो 3 बच्चों से हमने फ्लैट में ही हमने एक छोटे से टेनामेंट से गुरुकुल प्रारंभ किया था, और सिर्फ लकड़ी के खिलौने लाके प्रारंभ किया था। तो ये आप कहीं पे भी कोई भी व्यवस्था से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। बस आपका संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए। बाकी का काम जो है वो फिर आसान हो जाता है, और हम आपको पूरा सहकार करेंगे। और ब्यावर में आपको मैं श्रेष्ठ आचार्य दे सकता हूँ, जो गुरुकुल के सभी विषयों के जानकार हैं। दीपक जी करके हैं। मैं आपको उनके संपर्क नंबर भी दे सकता हूँ, और आप उनको संपर्क करेंगे तो वह गुरुकुल करना प्रारंभ भी करना चाहते हैं वहाँ। तो आप साथ में मिलके आप एक टीम बना सकते हैं। आप दे दीजिएगा नंबर। जीतू भाई 2-3 प्रश्न है। हाँ, मैं फिर ग्रुप में मैसेज में आए 2-3 प्रश्न। वेदर गवर्नमेंट अथोराइज दिस एजुकेशन? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ मैं मूल सिद्धांत की ओर पहले बात करता हूँ कि हमारे यहाँ हजारों सालों से शिक्षा जो है सरकार मान्य नहीं थी। हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो समाज मान्य थी। तो शिक्षा जो है जब से सरकार मान्य बनी है, तब से ही हमारे यहाँ गुरुकुलों का नाश हुआ है। हमारे यहाँ 7 लाख गुरुकुल थे, और 7 लाख गुरुकुलों का नाश जब से हमने ये डिग्री देनी प्रारंभ की है, अंग्रेजों ने वो व्यवस्था लाई है, वो गुरुकुलों के नाश के लिए लाई है। लेकिन आज हमारा जो गुरुकुल, साबरमती का गुरुकुल, आज समाज में मान्य बन चुका है। और समाज में उन बच्चों को आज वो अग्रणी स्थान प्राप्त हो रहा है। गुरुकुल आज एक ब्रांड बन चुका है। अभी हाल ही में उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन हुआ था, जिसमें 15 देशों से डेलीगेट्स आए थे, जिसमें मोहन भागवत जी से लेके शिवराज जी चौहान और प्रकाश जावड़ेकर जी, सत्यपाल जी जैसे बड़े बड़े लोग आए थे। और उन लोगों ने वो गुरुकुल सम्मेलन में गुरुकुल को आज एक बहुत बड़ी मान्यता प्रदान की है। भारतीय ज्ञान
परंपरा करके एक बोर्ड बनाया है जिसमें बच्चा डायरेक्ट एग्जाम दे सकता है 10th-12th की। और अभी हाल ही में बाबा रामदेव जी ने भारतीय शिक्षण बोर्ड करके प्राइवेट बोर्ड भी ले लिया है, तो उससे प्राइवेट बोर्ड की भी मान्यता मिल सकती है। तो वह कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। मान्यता जो है, और मैं ऐसा कहता हूं कि आज महाराणा प्रताप के पास कौन सा सर्टिफिकेट था। देखिए, हम बच्चों को इतना सक्षम और समर्थ बनाएंगे कि वो जहां खड़े होंगे वहां से दुनिया प्रारंभ होगी। तो हमें इतना सक्षम और समर्थ बनाना है और इतना आत्मविश्वास पैदा करना है। और इतने मैं आपको सर्टिफिकेट बताऊंगा कि आज हमारे इतने हाँ, सर्टिफिकेट मैं वाले आपको लोग बताऊंगा आज राजकोट। हाँ पियोन की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट लेके हाँ, क्या और करेंगे? और आप देखिए, दुनिया के जो टॉप के जो रिचेस्ट मैन है ना, आप उनकी लिस्ट बनाइए और उनका देखिए उनके पास कौन सा डिग्री सर्टिफिकेट है। देखिए, बिल गेट्स, वो 10th पास नहीं है। अलीबाबा जो कंपनी है, चाइना का सचिन सबसे धनिक व्यक्ति है, तेंदुलकर। जैकमा जैकमा वह कितनी बार 27 बार फेल हुआ है। उसके बाद जो आपको है, सत्येंद्र जो है शायद 10th पास है। अमित खान जो है वो 12वीं 12th भी शायद पास नहीं है। तो दुनिया के जो टॉप के धनिक लोग हैं वो भी उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो देखिए, डिग्री जो है वो हमारी मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ जो शिक्षा जो है वह हमारे समर्थता पे है, हमारे संस्कारों पे है। आप इतना समर्थ बनाइए कि वो हर विषय। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पेरेंट्स हैं, आज से 35 साल का किस्सा है। वह जब उनके बच्चे जब पास होकर डिग्री के आए ना, उनके पिता ने उनके सामने वो डिग्री फाड़ के फेंक दी थी। बताए उनके पिता ने क्या कहा मालूम है? ये भीख मांगने का चौपानिया है। बोले, आपको कभी भी खराब परिस्थिति आएगी और ये आपके पास कागज होगा तो आप किसी की भी नौकरी के लिए जाएंगे। जब ये कागज ही आपके पास नहीं होगा तो आप आपके पांव पे खड़े होंगे, आपके बलबूते पे खड़े होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन गुरुकुल के माध्यम से आप मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैं एकदम एक्सट्रीमिस्ट बात नहीं करूंगा कुछ, लेकिन हमने हमारे बच्चों को कोई डिग्री नहीं दिलाई है। मेरा बच्चा आज अभी 21 साल का हो गया है और वह अभी व्यवसाय में भी वह जुड़ गया है। मैं उत्तम भाई के लड़के की बात करूंगा, अखिल भाई, आज 6 पूरा गुरुकुल का संचालन भी देख रहे हैं और 6 व्यवसाय जानते हैं और 6 व्यवसाय एक साथ करते हैं। तो ये जो समर्थता है और सक्षमता है वो गुरुकुल से प्राप्त होती है। मैं और भी आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, आप राजकोट का इंजीनियरिंग उद्योग है ना, राजकोट का पूरा इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो 3 अनपढ़ लोगों से चल रहा है। पूरा हीरा बाजार वह अनपढ़ लोगों से चल रहा है। पूरा टेक्सटाइल मार्केट वह शायद जैसे नेटवर्क इशू है। प्रश्न पूछ लीजिए, तब तक प्रश्न पूछे। प्रतिभा जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। मेरा प्रश्न था कि मैंने सुना है, क्योंकि मैं भी अहमदाबाद में रहती हूँ, अहमदाबाद का जो गुरुकुल सिस्टम है वहाँ पे देरावासी की धर्म के प्रति देरावासी की शिक्षा दी जाती है। जैन में जो देरावासी होते हैं मंदिर वाले, वो वाला धर्म सिखाया जाता है। जो स्थानकवासी लोग जाते हैं तो वो भी बच्चे उसी डायरेक्शन में मोल्ड होके आगे जाके फिर दीक्षा लेते हैं, तो देरावासी में ही लेते हैं। तो क्या ये सही है? जीतू भाई आ जाए, उत्तर देंगे। एक सेकंड। क्योंकि मैंने भी मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए इंक्वायरी करवाई थी, तो ये पता चला, तो फिर मैंने एडमिशन नहीं करवाया उधर। ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृति सुरक्षा की बात आती है ना, उनके पीछे सारी चीजें गौण हो जाती है। आप नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाओगे, करोगे, वहां जो संस्कार आएंगे ना, उनसे तो 1000 गुना ऊंचे संस्कार होते हैं। हाँ, वो बात सही है, लेकिन जहां तक धर्म की बात है तो बोले बच्चा उधर ही डाइवर्ट हो जाता है। शुरू से उनके माइंड में वो डाल दिया जाता है, तो आगे जाके आप कितना भी टर्न करो, वो जो बच्चा वहां से पढ़ के निकलेगा, तो स्थानक में आप भेजोगे तो वो नहीं जाएगा। जीतू भाई बताएं। तो साधु संतों से भी चर्चा हुई थी इस बारे में, तो देखिए, इस उनका बारे में मैं आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोहित जैन, एक सेकेंड। बेंगलोर, कोई पूछ रहा है बेंगलोर में ब्रांच है क्या? बेंगलोर में ऑलरेडी क्या कहते हैं गुरुकुलम। आप पता करेंगे तो मैं आपको एड्रेस देने के भाव रखता हूँ, ठीक है? जीतू भाई आए तब तक अपन और बात कर लेते हैं, ठीक है? जीतू भाई है ना यार, इधर ही तो।
एक सेकंड। हमारे वहाँ मतलब मोह मुनि से लेके प्रकाश मुनि जी तो आप नहीं मानेंगे कि उन्होंने उनके कोई भक्त ने उनको कहा होगा कि महाराज जी हम वहां गए थे तो वो तो मंदिर मार्गियों का है। तब उन्होंने प्रकाश मुनि जी के शब्द है, बोले पागल, कम से कम वो अपने भाई तो हैं, तू वहां मैकोले का जहर पिला रहा है, वो अपने भाई हैं और कोई नहीं है। और हमारे वहाँ ये ध्यान रखा जाता है कि हम हर बच्चे की जो भावना है, उसकी जो उसका उसका जो धर्म का जो उसका जो श्रद्धा है, उसको हम कभी बिल्कुल नहीं विचलित करते हैं। तो हमारे वहाँ बच्चों को, जो स्थानकवासी बच्चे हैं, उनको स्थानकवासी सूत्र भी करवाते हैं। तो अब ये स्थानकवासी यदि प्रतिक्रमण सूत्र करेगा तो वो धर्म कभी भी श्वेतांबर धर्म नहीं होगा। और हम तो हर संप्रदाय को ऊंचा लाना चाहते हैं बहन। यदि हम मैं तो इतनी सी बात कहना चाहूंगा, उस शिक्षा पद्धति से 1000 गुना ऊंची चीज मिलती है। कभी भी वो आपस में इतनी छोटी सी, एक बहुत छोटा लेवल है, आप जो कंपेयर कर रहे हो ना, वो बहुत छोटा लेवल है। जितने संस्कार, संस्कृति, धर्म के प्रति भावना आएगी, वो 1000 गुना ऊंची होती है कंपेरेटिव टू अदर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में क्या मिलने वाला है? छोटी छोटी उम्र में यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते गंदे वीडियो देखना, गंदी चीजें देखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना सीखना, ये हमारे संस्कार थोड़ी है। ये संस्कृति हमारी खराब हो जाती है। रेणु गुंदेचा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी। रेणु पूछो। आई वाज आस्किंग कि है ना, क्या कहते हैं, टीनेजर्स बीच में ज्वाइन हो सकते तेज हैं बोलो, जो आवाज 9 नहीं आ 10th रही है, करते तेज हैं? बोलो। टीनेजर्स बीच में ज्वाइन हो सकते हैं जो 9 10th की हाँ, पढ़ाई कर छोटी रहे उम्र, हैं? मतलब 13 साल उम्र क्या है, मान लो 12-13 साल के तो जीतू भाई ज्वाइन कर सकते हैं क्या? मैं आपको एक मैं बात बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ एक बहन जो है, वो उन्होंने रिसेंटली कॉलेज में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में, कॉमर्स में। और वो उनकी छोटी बहन का गुरुकुल में एडमिशन करवाने के लिए वो गुरुकुल में आई थी। तब उन्होंने गुरुकुल में जानने की जिज्ञासा से उन्होंने पूछा कि गुरुकुल में क्या विषय पढ़ाते हैं। तो सब विषय उन्होंने बताया कि ये लिस्ट है, गुरुकुल में विषय सिखाएंगे हम। तब वो बहन को हुआ कि मैंने तो 18 साल में मैंने जो पढ़ा है उसमें तो ये एक भी विषय नहीं आया है, तो क्या मैं गुरुकुल में पढ़ सकती हूँ क्या? आप नहीं मानेंगे, उसने 18 साल की आयु में गुरुकुल ज्वाइन किया। और उत्तम भाई की मैं आपको बात बताऊं, उत्तम भाई जो है वो 40 साल की आयु में उन्होंने गुरुकुल के विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया। और उन्होंने 40 साल की आयु में उन्होंने गुरुकुल के विषय पढ़े हैं। आपको कुमारपाल महाराजा की मैं बात बताऊं, उन्होंने 70 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत का व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था, 70 साल की आयु में। तो देखिए, आयु जो है, कोई भी आयु में आप कहीं से भी, जब से आप जागे हैं तब से सुबह है। तो आप कभी भी कोई भी आयु से आप आपकी शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। शिक्षा के लिए कोई आयु छोटी नहीं है। महापुरुष लोग आप देखेंगे तो 95 ईयर्स की उम्र में भी कई ऐसे उम्र लायक जो संत पुरुष होते हैं, तो उस उम्र में भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहित जैन। तो कोई भी आयु से आप शिक्षा ले सकते हैं। मोहित साहब पूछो। हाँ जय हिंद साहब, वो जैसे प्रतिभा जी ने अभी कहा था स्थानकवासी वाला, तो उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा कि अपन मान लो गुरुकुल में नहीं भेजते अपने बच्चों को, तो अपन क्या गारंटी ले सकते हैं कि वो दूसरी स्कूल में जाएंगे और उनको हम अपने घर में रहते हुए स्थानकवासी के संस्कार दे पाएंगे? ऐसी अपने पास क्या मतलब गारंटी रहेगी? इससे अच्छा ये रहेगा अपन गुरुकुल में उनको भेजेंगे तो कम से कम जैन धर्म के संस्कार तो उनके रहेंगे ही, जैन शासन के संस्कार उनमें रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आपको देखिए, आप आपका गुरुकुल भी यदि आपको प्रारंभ करना है तो हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं आपको एक बहन का दृष्टांत देता हूं। एक हमारे यहाँ 3 साल पहले एक बहन आए थे हुबली से, और मुझे तो याद भी नहीं रहा, अभी पिछले साल उनका फोन आया कि मुझे भैया कि मुझे गुरुकुल, हम लोग यहाँ गुरुकुल चला रहे हैं। मैंने कहा बहन आप गुरुकुल कब से प्रारंभ किया? तो बोले नहीं, मैं गुरुकुल आई थी और उस समय मेरी बेटी छोटी थी, 2 साल की थी। तो जब वो 3 साल की हुई तो लड़कियों का तो आपका यहाँ निवासी गुरुकुल नहीं है, तो फिर मैंने वहाँ, हमने 3-4 परिवार मिलके हमने यहाँ गुरुकुल प्रारंभ कर दिया है। तो बहन, मैंने मतलब एक बहन ने खाली प्रेरणा लेके और वो मुझे गुरुकुल प्रारंभ भी कर लिया और फिर मुझे संपर्क करती है। तो आप इस तरह से आप भी वहाँ गुरुकुल, मैं आपको विद्यासागर जी का दृष्टांत देता हूँ जोधपुर में। वह हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आए थे उनकी बच्ची का, और उन्होंने देखा कि यहाँ गुरुकुल में बच्ची को पढ़ाना है तो हमें यहाँ फ्लैट लेना पड़ेगा, हमको यहाँ रहना पड़ेगा। तो उन्होंने वह भी तैयारी बताई। लेकिन जब मैंने कहा आप इतना कष्ट लेंगे, आप क्यों नहीं वहाँ जोधपुर में गुरुकुल प्रारंभ करते हैं? आप नहीं मानेंगे, उन्होंने प्रारंभ किया उस दिन, हाँ चालू कर दिया। और उनके बच्चे जो हैं आज बहुत अच्छे तैयार हुए हैं और बहुत उनका परिवार का जो है भोग है और बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। ऐसे ही रतन जी सालेचा हैं,
जो बेंगलोर में गुरुकुल चला रहे हैं। ऐसे अभी भारत भर में 20 गुरुकुल हो गए हैं और लगभग 100 गुरुकुल प्रोसेस में हैं अभी। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, आप स्थानकवासी संप्रदाय हैं और आपकी आचार चुस्त आप गुरुकुल प्रारंभ करना चाहते हैं तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारा आपको पूरा समर्थन रहेगा कभी भी हर प्रकार से। और आज गुरुकुल जो साबरमती देखिए आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्यों बना है, और आज हमारे वहाँ 40 से 50% नॉन जैन बच्चे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा धर्म का हमने कट्टरता को नहीं पकड़ा है, इसीलिए ये गुरुकुल जो है वो राष्ट्रीय गुरुकुल बना है और हमें उस तरह से दृष्टि से हमने इसको आगे बढ़ाया है। लोकेश जी, हाँ खुशीश आप पूछो। अगला प्रश्न। हाँ, जय जिनेंद्र भैया मेरे को ये जानना था कि आज के टाइम में इंग्लिश बहुत मस्त हो गई है। मतलब चाहे एक बार कहीं पे भी जाए, अपनी लैंग्वेज तो हम बोलते ही है, घर में परिवार में मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में भी बात करते हैं, बच्चों से हिंदी में भी बात करते हैं। पर अगर एकदम बच्चों को इंग्लिश नहीं आए तो फिर बच्चा खुद अपने आप से बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, मतलब उसको खुद को भी अनइजी फील होता है। तो क्या जैसे अगर गुरुकुल भी ज्वाइन करा है तो वहाँ पे भी इंग्लिश सिखाते हैं या बिल्कुल भी नहीं सिखाते, या वहां से निकलने के बाद नहीं जरूर, नहीं अंग्रेजी सिखाते हैं हम गुरुकुल को है ना मल्टी मीडियम कहते हैं। देखिए हम जो गुरुकुल है ना हमारा, वहाँ संस्कृत भी सिखाते हैं, वहाँ उनको गुजराती भी है, हिंदी भी है, वहाँ प्राकृत भी है और संस्कृत भी है। मेरी बेटी है अभी तो वो 6 भाषाएं जानती है, 6 भाषाएं। तो हमारा गुरुकुल जो है वो मल्टी मीडियम है। खाली अंग्रेजी के तोते क्यों बनाना, मेरा विरोध है तोते बनाना। आज जो हम मानसिक गुलामी जो अंग्रेजी की है उसमें से हम निकालना चाहते हैं बच्चों को। आज आप यदि बच्चों को हिंदी में कोई नंबर कहेंगे ना तो 67 कहेंगे तो उनको मालूम नहीं पड़ता है, वो बोलेंगे इंग्लिश में बोलिए। तो वह उनकी आज मानसिक गुलामी है। ये अच्छी बात नहीं है। तो गुरुकुल में अंग्रेजी भाषा जो है हम बहुत अच्छी से अच्छी पढ़ाते हैं और उसको बहुत सक्षम बनाते हैं अंग्रेजी भाषा में। ओके अच्छा भैया, इसमें है ना बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग रहता है, तो फिर बॉयज को वहीं रहना पड़ता है पूरा टाइम? हाँ देखिए, इसमें आप डे गुरुकुल भी कर सकते हैं बॉयज का और लड़कियों का भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि 8 साल की आयु में गृह का त्याग करके वह विद्याभ्यास के लिए जाता है तो वो श्रेष्ठ है। क्योंकि बच्चा यदि घर में रहेगा तो घर में क्या है, देखिए हमारा संसार है, हमारा राग द्वेष है, तो वो बच्चों पे मानसिकता बहुत उस पर असर करती है। और देखिए ये ब्रह्मचर्य काल होता है, 25 साल की आयु तक जो है वो बहुत पवित्र समय होता है उसके लिए। तो उसको जितना हम पवित्र वातावरण दें, तो इस तरह से गुरुकुलों में जो हमारे यहाँ पूर्वकालीन ये व्यवस्था थी, देखिए रामचंद्र जी जो है वो महल में पढ़ सकते थे, क्यों? वो वहां जंगल में जाके आश्रम में जाके पढ़े। तो ये एक जो घड़तर की बात है, शिक्षा जो है वो सिर्फ अक्षर ज्ञान की बात नहीं है, उसके पूरे घड़तर की चरित्र के निर्माण की बात है। इसके लिए जो है वह यदि निवासी शिक्षा लेता है तो वो बहुत श्रेष्ठ है। फिर उसका सेकंड विकल्प है कि आप उसको 2-4 प्रश्न और ले लेते हैं बस, ज्यादा टाइम कम है। उनकी जीतू भाई की तबीयत भी थोड़ी सुबह ठीक नहीं थी। विनया संचेती भैया, आपने जो शेड्यूल बताया वो आपने बताया। आवाज नहीं आ रही बहन, धीरे आ रही है आवाज बहुत। हेलो भैया, जय जिनेंद्र। हाँ बोलो। हाँ इतनी नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही है। हाँ मैं मेरे साइड में डाल देती हूँ। हाँ बोल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रितु एम परमार सम्यक। हाँ ऐसे एम सैम कौन पूछना चाहता? अच्छा जी प्रणाम। थोड़ा एक मिनट पहले रुकना समझ। रितु एम परमार पूछो। रितु एम परमार के यहाँ से कौन पूछ रहा है? नंबर ही क्या बराबर कर दी ना लियो। हाँ बोलो सर। आवाज नहीं आ रही। सम्यक पूछो प्रश्न। जी सर्वप्रथम गुरुओं को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि बच्चे गुरुकुलम में पढ़ रहे हैं, जब मैं भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, परंतु प्रश्न वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पर एक बालक या बालिका शास्त्रों के अंदर रुचि उत्पन्न करने लग जाते हैं और उसके अंदर आगे बढ़ने की निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं,
परंतु जब प्रश्न गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहते हुए अध्ययन करने का और वापस आगे जो उनका अध्यापन कराने का जो एक लक्ष्य है, जो उनका सोचने का एक तरीका है, वो वहां पर माता पिताओं के दिमाग में, मस्तिष्क में वो बात नहीं बैठती। वो हर जगह व्यवसाय का सोचते हैं। अगर जो बालक या बालिका वहां पर अध्ययन कर रहा है, वो यदि गुरु शिष्य परंपरा का अनुकरण करना चाहता है तो वो कैसे करे? माता पिताओं को ऐसा क्या समझाएं या क्या उनको बताया जाए ताकि वो भी गुरु शिष्य परंपरा के अंदर एक अपना आश्वासन दें और बच्चे को कहें कि हाँ, तुम इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाओ, इसके अंदर कोई बाधा नहीं है, तुम भी गुरु शिष्य परंपरा चलाओ अपनी खुद की, और उन गुरुओं के पास अध्ययन करो जो गुरु शिष्य परंपरा चलाते हैं। अब हम इस गुरु शिष्य परंपरा को चलाना चाहते हैं, परंतु हमारे जो माता पिता हैं वो व्यवसाय का ज्यादा मुख्य उसको ध्यान देते हैं, तो उसमें क्या किया जाए? देखिए, जो ज्ञान जो है वो आपने ग्रहण किया है, तो आपका जो ज्ञान है वो तभी, आपका वो ज्ञान का ऋण आप तभी उतरेगा जब आप उसको किसी को जब पढ़ाते हैं, तो वो आपका ज्ञान का ऋण उतरता है। तो हमें हमारे जो मिला, हमको ज्ञान मिला है वो हमें जरूर किसी को हमें वो ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। और हमारे यहाँ कभी भी जो शिक्षा है वो व्यवसाय लक्षी की शिक्षा नहीं रही है। जी बिल्कुल नहीं। आधुनिक शिक्षा की जो है सबसे, हाँ, हमारी जो शिक्षा थी वो ज्ञान अर्जन के लिए थी। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ कोई घास को उगा गया, अन्न को अनाज का फसल जो है वो अनाज की फसल होती है, खेतों में घास की फसल नहीं लगाते हैं। तो जो ज्ञान जो है वो अनाज है और जो घास है वो है। देखिए, जब आप घास उगाएंगे तो घास, जब आप अनाज उगाएं, जीतू भाई आपकी थोड़ा शायद नेटवर्क वीक है। जी नेटवर्क समीक जी कहना चाह रहे हैं, मतलब जीतू भाई कहना चाह रहे हैं, मान लो अपन ने खेती करी है, गेहूं की खेती करी, तो घास तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो व्यवसाय के बारे में ना सोचकर गुरु शिष्य परंपरा का इम्पोर्टेंस अपन को तो मन में रखना ही चाहिए। माता पिता को समझाने का। तो कोई पूछ रहे हैं हैदराबाद में ब्रांच है क्या? जो भी इस विषय में पूछना चाहता है, महाराष्ट्र में है क्या? देखो, सबसे पहले तो सब जगह खुल भी रहे हैं, काफी जगह खुले भी है। और अगर आप लोग भी थोड़ा प्रयास करें आसपास में मिलकर, जब बात समझ में आ गई कि यही चीज सही है, तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। बहुत लोगों ने, जैसे विद्यासागर भैया का बताया, और भी काफी लोगों ने अपने परिवारों का, अपने व्यापार को छोड़कर भी देश को, समाज को, संस्कृति को बचाने के लिए भोग दिया है। तो हम भी तो दे सकते हैं। जैन समाज में सभी इतने संपन्न है कि कोई पूरा व्यवसाय छोड़ दे तो कोई भूखे मरने वाला नहीं है। तो हम भी थोड़ा सा संस्कृति के लिए करेंगे तो बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप ठीक है, आज्ञा हो तो मैं भी जोड़ दूं इसमें। हाँ, जोड़ सकते हो, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा जी, सब में। मैं यही कह रहा था कि गुरुकुलम खोलने के लिए आज मतलब बहुत लोग तैयार हैं, परंतु बाधा वहां उत्पन्न होती है जहां पर गुरुओं की बात आती है। अब गुरु कहाँ से लाएंगे? तो मुख्य बात यहाँ है कि भैया, अगर आपको गुरुकुलम शुरू करना है या आपको गुरुकुलम कुछ उद्घाटन करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो अपने परिवार से करिए। अपने परिवार में उन बच्चों को, उन अपने जो भी रिश्तेदारों में बच्चे हैं उनमें से शुरुआत करिए, उनको डालिए, उनको मतलब एक वहां से छोटा सा प्रयास हो, तब जाके गुरुओं की भी एक संख्या का बढ़ोतरी होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। जब गुरु नहीं होंगे तो गुरुकुलम का कहाँ से मतलब इतना प्रचलन हो पाएगा? बराबर, सही बात है। सब में खुद जोधपुर गुरुकुलम के छात्र हैं और बहुत अच्छा आयुर्वेदिक विषय में और भी दूसरे विषय में अच्छे पारंगत हुए हैं। ठीक है, अभी एक दो कोई प्रश्न ले लेते हैं, बाकी कल की। हाँ जीतू भाई। हेलो। हाँ हाँ, बोलो रीचा बहन, बोलो। हाँ, जय जिनेंद्र। बोलो बहन। अरे, मैं बोल रही थी कि जैसे जोधपुर की गुरुकुल है, मतलब वो अच्छा है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो। एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम है नीचा बहन, 2 मिनट रुके रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। और भी जिनके भी जो भी प्रश्न रह गए हैं, मुझे ऑडियो बनाकर आप लोग भेज सकते हैं। थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा। गैलेक्सी ऑन प्राइम क्या पूछना चाह रहे हैं? सूचना ये है कि कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। जेएसएस टीम की जीवन जीने की क्लासेस, अलग अलग विषय आते हैं, विषय ग्रुप के अंदर आते हैं। आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो कल दिन में ही आएगा लगभग से। मैं मैसेज क्या विषय रहेगा उसी दिन आएगा, तो
तो आप ज्वाइन करने का लक्ष्य रखिए, ठीक है। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको नहीं पता चलेगा, मैंने यहाँ पे आपको भेज दिया है, आप JSS टीम से जुड़ सकते हैं। मेन देखो शॉर्ट में इतनी सी बात है, शॉर्ट में सब नट सेल में समझाऊं, अगर हमारी संस्कृति बचानी है, हमारी एजुकेशन सिस्टम बचाना है, हमारे बच्चों के अंदर जो बुद्धि गलत जा चुकी है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं नॉर्मल है ना, अपने आप के लेवल को भी, जैसे क्या गुरु जीतू भाई ने बताया ना, अब यहाँ पढ़ यहाँ रहे हैं, जाना विदेश में जाते हैं, रह यहाँ रहे हैं, बाहर की चीजें यूज करना चाहते हैं, रहते यहाँ अपने लोगों को छोड़ के दूसरे लोगों को पसंद करते हैं, बाहर की आइटम यूज करना चाहते हैं। क्यों? ये बुद्धि हमारी, क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी है, हमारी शिक्षा के अंदर ही हमारे अपने आप को नीचा दिखाया जाता है। वो शिक्षा ही की काम की जिस शिक्षा में हमारे देश को नीचा दिखाया जाए, हमारे देश की भाषा को नीचा दिखाया जाए, हमारे देश की वेशभूषा को नीचा दिखाया जाए, उस शिक्षा से ऊपर उठने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। एक लास्ट छोटा सा दृष्टांत देके एक बात खत्म करना चाह रहा हूँ। एक जगह बहुत बड़ी आग लग गई, बहुत बड़ी आग लग गई। अब सब लोग पानी से आग बुझा रहे थे। एक चिड़िया आई वहां पे उड़ के, चिड़िया ने देखा अरे आग लग गई है, चिड़िया ने क्या किया, अपनी चोंच में पानी लिया और वो भी एक एक बूंद उस आग में डालने लगी। तो पास में कुछ आदमी खड़े थे, आदमी ने मजाक उड़ाया कि ए तेरे एक बूंद पानी से क्या होगा, कोई आग बुझने वाली है क्या? तो चिड़िया ने बोला जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। वो सबसे मेन बात है। आज आपको लगे हजारों स्कूल है, लाखों कॉलेज है, किस किस को करेंगे, कैसे करेंगे वो नहीं, लेकिन जिन्होंने भी संस्कृति के लिए लड़े हैं, जीतू भाई है, विद्यासागर भैया, इतने बच्चे हैं, नए जने तैयार हो रहे हैं, जो भी संस्कृति के लिए लड़े हैं उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और वो इतिहास के लिए काम कर रहे हैं, शासन के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। उसी संस्कृति सुरक्षा के लिए JSS टीम भी पिछले 4 साल 2 महीने से काम कर रही है। आप भी JSS टीम से जुड़े। हमारा एक सपना है घर घर शहर शहर में गुरुकुलम हो। हम गुरुकुलम शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन बात इतनी सी कि हमको हमारे शहर से कुछ कोशिश करें। बेंगलोर में भी 5, 7, 10 जनों का चालू हो गया, उन्होंने कोशिश की है। अभी बालोतरा के पास नाकोड़ा तीर्थ पे रोड पे चालू हो गया, जोधपुर में चालू हो गया, अहमदाबाद में तो चालू ही है, ऐसे हैदराबाद में भी हो सकता है, हर सिटी में हो सकता है। थोड़ी सी कोशिश करनी जरूर। वो चिड़िया बनना आपको, आप दूसरी नहीं देखे, कैसे करे क्या करे, गुरुकुलम क्या जीतू भाई साहब क्या कहते हैं एडवाइस ले सकते हैं। जीतू भाई का शायद नेटवर्क थोड़ा सा वीक है और थोड़ी सी तबीयत भी उनकी आज थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन संडे था, पहले से मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दी थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि क्लास जरूर ले। 500 लोग तो कनेक्शन हो गए, उससे ज्यादा ही लोग थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग मिस हो गए उनके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। जय जिन देवानुप्रिय मंगलिक लेंगे और मंगलिक के बाद अपनी क्लास खत्म, ठीक है। परसों मिलेंगे अपन, कल क्लास नहीं है मंडे को, परसों क्लास रहेगी। क्लास से जुड़े रहे। जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, अलग अलग चीजों के माध्यम से, अलग अलग विषयों के माध्यम से, शुद्ध भावना से आपको जिन शासन से जोड़ा जा रहा है। कुछ 1-2 जनों ने स्थानकवासी मंदिर मार्ग का प्रश्न भी पूछा, वो भी हमारी क्लास के अंदर अलाउ नहीं होता है। हम केवल संस्कृति सुरक्षा की काम कर रहे हैं, बाकी तो सब अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं हैं। परंपरा से ऊपर उठकर शासन रक्षा, संस्कृति रक्षा में हमको जुड़ना है। उस भावना से मैं आपको, ठीक है, आप मंगलिक ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। जय जिन देवानुप्रिय। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकुत्तमा, अरंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहु लोकुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो। चतारी शरणं भजामि, अरंते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहु शरणं भजामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं भजामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और न दूजा कोई, जो प्राणी याद रहे तो अक्षय अजय अमर पद होए। देवानुप्रिय जय जिनेंद्र। 4 लोगस करके सोना है, 4 लोगस करके उठना है, जीवन को शासन से जोड़ना है और संस्कृति को बचाना है। उसी भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र। किसी को भी किसी का प्रश्न नहीं सुना हो, किसी को हट हुआ हो, जीतू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू भाई वापस आ गए। जीतू भाई आवाज आ रही है? अब बहुत आपका आवाज आ रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, आपने लोगों की शंका। फिर भी अभी किसी को प्रश्न पूछना है मुझे लिखकर भेजे, मैं आपके प्रश्नों को जीतू भाई से पूछकर बता दूंगा। जैसे भी होगा, आपके मन में जो भी डाउट है मुझे ऑडियो या लिखकर भेजे, आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। JSS के 2-3 सदस्यों को इसमें लगा दिया जाएगा, आप उनसे प्रश्न पूछे, वो लोग आपके उत्तर देंगे। गुरुकुल संबंधी कोई भी प्रश्न पूछना है उनसे पूछे, वो प्रश्न लिखेंगे, जीतू भाई से प्रश्न लेके आपको उत्तर देंगे। जीतू भाई और जिन्होंने शासन के लिए इतना खपे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आप पधारे, ठीक है, ठीक है। जय जिनेंद्र साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, और आपके प्रयास खुद
हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो एक छोटा सा टावर हूँ आपके सामने। आप लोगों के तो बहुत, आपने तो अपना जीवन खपाया, मैं तो अभी छोटा सा हूँ। ठीक है, सभी जिन्होंने भी सुना है वो आगे से आगे गुरुकुल नहीं, शिक्षा नहीं, आपने पद्धति जो चालू हो चुकी है। देखो एक सेकंड जीतू भाई, एक बात ले, 1857 में क्रांति चालू हो गई थी, 1947 में हम जीते, 90 साल बाद जीते, लेकिन 1857 में वो चीज चालू हो चुकी थी। आप लोग भी 2-2 4-4 जनों से, परिवारों से बात करो, उनको बोले गुरुकुलम शिक्षा पद्धति है, वो है, वो है, धीरे धीरे समझाएंगे तो शायद 5-10 साल बाद हर सिटी में, हर शहर में गुरुकुलम चालू हो जाए। और जो बड़ों लोगों की भावना है, उत्तम भाई की भावना है, विद्यासागर भैया की भावना है, जीतू भाई की भावना है, वो भावना घर घर में पहुंचेगी। उसके लिए हम पूरी जेएसएस टीम हमेशा खड़ी है और हमेशा साथ देंगे। ठीक है, आप सब लोगों का भी साथ चाहते हैं। ठीक है जीतू भाई, आप कुछ कहना चाहे, बात खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ नहीं, बस वही मैंने कहा कि आपने जो चिड़िया वाली बात कही ना, तो जब रावण ने सीता का हरण किया था ना, तब जटायु ने ये नहीं देखा कि मैं रावण से लड़ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जटायु ने उनका प्राण जो है वो बलिदान दिया। तो हमें हमें जटायु की भूमिका, हर व्यक्ति को जटायु की भूमिका को सोच के हमको आगे बढ़ना है। और मैं इतना आपको आश्वासन देता हूं कि शायद 15 साल में, शायद नहीं मतलब कंफर्म कहता हूं, 15 साल में गुरुकुल शिक्षा मुख्य धारा की शिक्षा बनेगी। यह घोषणा जो है वो उज्जैन सम्मेलन में मुकुल कानिटकर जी ने ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 साल बाद गुरुकुल शिक्षा जो है वो मुख्य धारा की शिक्षा बनेगी। तो हमें हमें जो है, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, आज से 5 साल बाद दुनिया जो सोचेगी ना, उसकी प्लानिंग कर रहा है गुरुकुल। तो गुरुकुल कहीं पीछे नहीं जा रहा है, गुरुकुल तो आगे की प्लानिंग कर रहा है। आज देखिए कोरोना काल में क्या हुआ, आज पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई ना उनकी आज। तो और हमें क्या काम आई आज, नहीं उनकी चिकित्सा पद्धति काम आई, नहीं उनकी, हमारे को कोई भी प्रकार की आज चीजें, हमारा मतलब पत्ते का महल था, मतलब पत्ते का महल गिर गया। तो हमें, हम जितना मूल रूप से जुड़ेंगे, जितना जड़ से जुड़ेंगे, जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, तो ही हमारा अस्तित्व है। और गुरुकुल जो है वो उसी बेस पे काम कर रहा है। और बहुत ही आप लोगों के टीम की खूब मैं अनुमोदना करता हूँ। आप लोग बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं लोकेश जी, आप लोग जो आपकी टीम है। और मेरा कभी भी, मैं आपके साथ कभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ऐसा ही कहता हूँ, मैं भी जेएसएस में जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा कभी भी आपको, मेरा जहां भी मेरा मार्गदर्शन की जरूरत हो, मैं कहीं भी आपके पूरक बन सकूं, तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय प्रणाम। सभी लोग जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। जय जिनेंद्र, देवानुप्रियो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मोक्षकामी बनिए, जय जिनेंद्र।